आप ठाकुर समाज से आते हैं, यूपी में ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कौन है? योगी जी। आप चंदौली से आते हैं, आपके अगल बगल से ही एक बहुत बड़े नेता हैं यूपी के, ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं जिधर रहता हूँ सरकार वहीं बनेगी। तो कैसे बना लेंगे? उनको लेना पड़ेगा ना आपको फिर तो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ा जोर लगाया आप लोगों ने, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है हार गए। देखिए, संख्या बल तो उनके पास थी, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने पूरे देश में उन लोगों को बेनकाब करना, उनके चेहरे उजागर करना ज़्यादा जरूरी समझा कि जिन लोगों ने वोट तो सेकुलर मतदाताओं से लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब देश का सवाल आता है, सेकुलरिज्म की रक्षा करने का सवाल आता है, तो ऐसे समय में वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ जाते हैं। तो उनके मतदाता और देश भी ये देखना चाहता था। हमने इस प्रयास में कामयाबी हासिल की। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि संख्या बल उनके पास था। आप अपना संख्या बल भी तो नहीं संभाल पाए ना, क्रॉस वोटिंग नहीं, हो गई। हमारी संख्या बल 315 थी और हम 300 पाए, और 15 जो वोट विथहेल्ड हुआ है, तो या तो वो विथहेल्ड हुआ या विथहेल्ड कराया गया। ये तो आगे आने वाले समय में ये जांच का विषय है। हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे। किस पार्टी के सांसदों पर आप लोगों को डाउट है कि वहां से क्रॉस वोटिंग ज्यादा हो गई? देखिए, किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, इसका जरूर गहन छानबीन करेगा। और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि इसके तह तक जाए कि कौन लोग हैं जो दिखते तो साथ में हैं, लेकिन उनमें इतना ताकत नहीं है कि वो सामने से वार कर सके। तो इनकी भी पहचान होनी चाहिए, और वो पहचान इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल करके करेंगे। वही बात है ना, फिर लोग सवाल उठाते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी, और आप लोग अपना इंडिया गठबंधन अपना घर ही नहीं संभाल पाता है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन घर नहीं संभाल पाता है? क्रॉस वोटिंग हो गई ना सर। भाई, जहां देश का सवाल आया और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद का जो वोटिंग थी, इस पर कोई व्हिप तो जारी हुआ नहीं था। ये तो पार्टियां अपने अपने और जितने भी सदन के सदस्य थे जो इलेक्टोरल में थे, उन लोगों की अंतरात्मा की आवाज पर, और वो लोग पार्टी के आदेश पर मतदान किए। और लेकिन इस पे व्हिप तो जारी नहीं था कि इसमें किसी की सदस्यता चली जाएगी या कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन हाँ, उनकी विचारधाराओं का अंदाजा जरूर लोगों को हो जाएगा कि कौन लोग ऐसे लोग हैं जो सेकुलर पार्टी से वोट तो लेते हैं, लेकिन जब उनकी मदद करने की बात आती है तो पीठ दिखा देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बेनकाब करने में कामयाब हो गए। किरण रिजिजू ने भी इंडिया गठबंधन के उन सांसदों को थैंक्स बोला है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, उनका आभार जताया है। नहीं तो हम भी तो उन लोगों को थैंक्स बोल रहे हैं जिन्होंने एनडीए में समर्थक दल होते हुए भी उनका समर्थन नहीं दिया, इसलिए उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद। सर, नेपाल में जो कुछ हुआ है, क्या वजह मानते हैं? क्या इतने बड़े असंतोष की वजह रही? अभी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अब नेपाल। देखिए, जब जब भी इस तरीके के वायलेंस होते हैं
तब कहीं न कहीं सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर एक तबके का की बातों को इग्नोर करना होता है। श्रीलंका में भी आपने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की जरूरत की चीजों पर जब सरकारें अनदेखी की तो वहां पे एक रिवॉल्यूशन टाइप निकल के आया। वही आपने बांग्लादेश में भी देखा और लगभग उसी तरीके के कमावेश नेपाल में भी वातावरण बना। लेकिन जब घर के अंदर इस तरीके का वातावरण बनता है तो उसमें कुछ बाहरी शक्तियों का भी उसमें आग में घी लगाने का योगदान होता है। तो देश को चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, हमारा देश हो या पड़ोसी देश हो, उसको चाहिए कि इन सब चीज़ों पे बारीक नज़र रखे, अपनी विदेश नीति और अपनी कूटनीति और साथ ही साथ जनहित के कल्याण के संदर्भ में नौजवानों की ज़रूरत क्या है, उनकी मांग क्या है, देश क्या चाहता है, वो अपने मन की बात मत करें, देश की बात सुने। तो जहां अपने मन की बात कोई करेगा वहां इस तरीके से रिवॉल्यूशन आने की आशंका है। मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। हम मन की बात तो मोदी जी ही करते हैं। नहीं, वहां के भी लोग मन की बात किए होंगे, तभी ना जन की बात नहीं हो पाई। भाई आप चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, अगर जन की बात सुने होते तो जन आंदोलन नहीं होता। तो आपके हिसाब से तो जन की बात तो इंडिया में भी नहीं सुनी जा रही, तो क्या इंडिया में भी इस तरह की पॉसिबिलिटी, इस तरह का रेवोल्यूशन आप सोचते हैं कि कभी हो सकता है, पॉसिबल है? हम इसीलिए, चूंकि मेरा देश है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का वातावरण हमारे देश में कभी आए, तो हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे और देश में सत्ता संभालने वाले दलों को भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जन की बात को सुने। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ, तो जो लोग इंडिया में बीजेपी मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो कुछ उन लोगों के मन में भी कुछ लड्डू टाइप का फूट रहा है। देखिए, ये अब पता नहीं कौन लोग ऐसे हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आग लगेगी तो केवल एक आदमी जलेगा और उसमें रहने वाला दूसरा नहीं जलेगा, तो आंच तो सब पे आएगी। तो ऐसा कौन आदमी होगा जो लड्डू जिसके मन में फूट रहा होगा? हमें तो नहीं लगता कि किसी के मन में लड्डू फूट रहा होगा। इंडिया में कोई पॉसिबिलिटी नहीं इस तरह की। देखिए, जिस तरीके का हमारे देश में लोकतांत्रिक संरचना है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम महापुरुषों ने एक इस देश को संचालन करने में जो संविधान की संरचना की कि देश हमारा कैसे चलेगा, और उसमें भी जो देश के अंतिम व्यक्ति के संदर्भ में जो ध्यान रखने की भावना के तहत संविधान में विधान किया है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज गरीब से गरीब आदमी को अगर कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद है, कहीं से आशा की किरण है, तो हमारे इस देश के संविधान से है। तो हम लोगों का जो प्रयास रहता है कि सब कुछ के बावजूद जो संविधान हमारा है, जिस पृष्ठभूमि पर बना है, उसके प्रियम्बुल में उसकी जो आत्मा है,
उस आत्मा से सरकार छेड़छाड़ न करे। ये हम भारत के लिए भी अच्छा होगा, भारत के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। अब यूपी की बात कर लेते हैं, आप यूपी से आते हैं। जब आप लोगों की सरकार थी तो अपोजिशन खासकर बीजेपी आरोप लगाती थी कि यूपी में यादववाद है, थाना तहसील सब जगह यादव हैं। तो क्या अब यूपी में ठाकुरवाद है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक यादववाद की आप बात कर रहे हैं, ये उसी तरीके का नैरेटिव बनाने की कल्पना है जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बनाने की बात पूरे देश में की गई। और आज उसी राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि हम पप्पू नहीं हैं, और देश का अधिसंख्यक नौजवान और गरीब तबका आज मजबूर हो गया है, सोचने पर मजबूर है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के चरित्र और पर्सनालिटी के साथ गलत नैरेटिव गढ़ा है। उसी तरीके से आप अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में आप जितना विकास देखेंगे, चाहे वो मेट्रो चलाने की बात हो, चाहे वो हाईवे की कल्पना हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे की कल्पना हो, आप चले जाइए लखनऊ में, आप जितना विकास आपको नजर आएगा, पूरे प्रदेश में जितना कल्याणकारी योजना नजर आएगी, वो माननीय अखिलेश जी के द्वारा की गई है। आज कन्या विद्याधन की बात कोई नहीं करता। आज 2000 रुपए का नकली आईफोन दे करके बच्चों को बहकाया जा रहा है। अखिलेश जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बच्चों को इतना बढ़िया लैपटॉप वितरित किया था कि आज भी वो लैपटॉप का उपयोग हमारे बच्चे जो है कि अपने काम में भी करते हैं। लड़कियों को साइकिल, स्कूटी, और यहाँ तक कि जहाँ हमारे गरीब समाज का बच्चा पढ़ता है, प्राइमरी एजुकेशन में जितना अमूलचूल परिवर्तन उनकी शिक्षा में और विद्यालय के संचालन में, विद्यालय की जो सफाई और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके की व्यवस्था उस समय हुई थी, वो व्यवस्था आज वर्तमान सरकार उसी को ध्वस्त कर रही है। कानून व्यवस्था की बात है, 100 डाल, स्वास्थ्य में 110 की सुविधा जो एम्बुलेंस चलाई थी। तो आरोप आप लोग लगाते हैं। नहीं, जो आपने छेड़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इन सब चीजों को देखेंगे, और दूसरी तरफ आपने जो नारा दिया कि यादव बिरादरी की बात, इतना खूबसूरत ढंग से उन्होंने बिना प्रतिवाद के पीडीए को स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में, कि ये पीडीए का दांव हमारे नेता मुलायम सिंह यादव का द्वारा सिखाया गया चरखा दांव है, जिसकी कोई काट उत्तर प्रदेश में किसी नेता के पास नहीं था। आज 37 सांसद हैं, उसमें केवल 5 सांसद ऐसे हैं जो यादव समाज से हैं, लेकिन बाकी कौन ऐसा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ना हो? और प्यार करने वाला, इतना बढ़िया अध्यक्ष, इतना प्यार करने वाला, अपनत्व देने वाला और आदर देने वाला अध्यक्ष, मेरा दावा है कि पूरे देश में किसी राष्ट्रीय पार्टी के या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होगा। ये तो ठीक है, आपने बता दी अपनी सरकार की खूबियां। मेरा सवाल ये भी था, क्या यूपी में ठाकुरवाद है इस वक्त? देखिए, ठाकुरवाद करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, और उनके प्रयास में गंभीर प्रयास नहीं होता, केवल ठाकुर बदनाम हो जाता है। अब जैसे ये कौन सा ठाकुरवाद है जिसमें रामजी लाल सुमन के घर पे तलवार लहरा करके लोग जा करके वहां पर उसको डराने का काम किए?
तो ये कौन सा ठाकुरवाद है? तो ठाकुर तो इतना कायराना हरकत नहीं करता कि किसी गरीब समाज के घर जा करके वो जो है कि तलवार लहराए। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई ना, तो यही तो वही तो कर रहे हैं। तो वो इसी तरीके के काम करवा करके, इसी तरीके का नैरेटिव बनवा करके वो अपने दल के शीर्षस्थ नेता को ये वो बताना चाहते हैं कि ये पूरा समाज मेरे सामने है, अगर आप मुझे छेड़ोगे तो ये पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा। और ये जो है कि आज ये स्थिति बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि एक राजपूत अगर इसी तरीके की व्यवस्था रही तो विधानसभा में कितने राजपूत चुन करके आएंगे, यह भी देखने की जरूरत होगी कि जिस तरीके से राजपूतों का उपयोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी की है। राजपूत का मतलब छत्री, छत्री का मतलब छत्रप, और छत्रप का मतलब कि जो हर समाज के, गरीब समाज के लोगों को छाया दे, उनको सहायता करे, उनका शोषण न करे। आप कह रहे हैं कि प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी ने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बकायदा उन्होंने बताया कि थानों की लिस्ट निकाली कि इस जिले में इतने ठाकुर थानेदार हैं, इतने अधिकारी हैं तहसीलों में। वो तो कह रहे हैं हर जगह सिंह साहब लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को काट नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा इतने थानाध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से उतने थानाध्यक्ष हैं जितने थानाध्यक्ष उन्होंने पोस्ट किए हैं वो हमारे जो ठाकुर बिरादरी से है। लेकिन जब गंगोत्री जहां से वो ताकत निकलती है, कौन ठाकुर ऐसा है जो डीजीपी है? कौन ठाकुर ऐसा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी है? ओपी सिंह थे, सुलखान सिंह थे, अब बताइए ना, डीएस चौहान हुए लगातार। क्या कहते हैं? नहीं, ये चीफ सेक्रेटरी बताइए कौन है? नहीं तो ब्राह्मणों ने वोट दिया तो सब जगह ठाकुर थोड़ी होगा। नहीं तो ये तो ब्राह्मणवाद नहीं है। तो बहुत सी चीजें नाराज हो जाएगा ना कि डीजीपी भी बना लेंगे और चीफ सेक्रेटरी बना लेंगे। तब वो बताइए। तो ये है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपकी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, आपने उल्लेख किया उनका। उन्होंने राणा सांगा पे जो बयान दिया था उससे सहमत हैं या असहमत हैं उस बयान से? देखिए, इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए, और इतिहास कभी बनावटी नहीं होता। इतिहास और इतिहासकार अपनी सोच और अपने तरीके से इतिहास लिखता है। सबसे बड़ा समीक्षक उसका पाठक होता है। पाठक जिस इतिहास को पढ़ता है अपने तरीके से उसकी समीक्षा करता है। ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है इतिहास कि जिसके पद चिन्हों पर चल के समाज जो है वो एक मूल्य स्थापित करेगा। ये तो इतिहास एक ऐसी घटनाओं का संकलन है। उन्होंने तो यही कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, ये तो फैक्ट है। तो वो जिस किताब से पढ़े होंगे उस किताब में वो लिखा था। लेकिन बहुत से ऐसे किताब हैं जो जिसमें लिखे गए हैं कि राणा सांगा ने इतने चोट खाने के बावजूद कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाया और उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। तो एक पार्ट वो भी हो सकता है, एक पार्ट ये भी है। लेकिन मेरा जो कहना है कि वो भी पार्ट इतिहास का अंग है, ये भी पार्ट इतिहास का अंग है। तो जब कोई किसी पार्ट के इतिहास का उद्धरण सदन के अंदर किया तो वो सदन का अंग है, और उसके एवज में अगर कोई ऐसा राजपूत रहता तो उसी सदन के अंदर ही राज्यसभा में उस इतिहास के दूसरे पार्ट को बोल देता। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि उसको वो उस तरीके से काट न करके और उसको एक मुद्दा बनाया इन लोगों ने, और मुद्दा बना करके इस तरीके से दलित समाज में पैदा हुए हमारे रामजी लाल सुमन को, उनको डरा धमका करके एक मैसेज देने का प्रयास किया कि अभी भी दलित समाज की ये हैसियत नहीं है कि जो कुछ इतिहास के बारे में कुछ बोल सके राजपूत समाज के ऊपर।
तो ये भी एक पहलू था, और जिसको माने हमारे योगी जी ने स्थापित किया कि भाई अगर आप अनुसूचित जाति के हो तो आपको अधिकार ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती कि आप जो है कि कोई इतिहास की बातों को आप कहीं कह सके, एक उसका और उदाहरण दे सके। इतिहास में एक और कंट्रोवर्सी है राजा मिहिर को लेकर। कुछ लोग उनको छत्री मानते हैं, कुछ लोग राजा मिहिर भोज कहते हैं। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं ना, सबका अपना अपना मंतव्य होता। आप देख रहे हैं यहीं पे कि रिटायर होने के बाद बहुत से लोग किताब लिखते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी ऐसी घटनाएं लिख देते हैं जिसके लिए बवाल हो जाता है। तो हो सकता है कि वो घटनाएं घटी हो कि नहीं घटी थी, उन्होंने किताब को बेचने के लिए या उसमें कुछ ऐसे तथ्य मिला जुला करके लिख दिए हों जिससे उनकी बुक पर चर्चा हो, और चर्चा हो तो वो एक प्रचार का माध्यम बने। आपका क्या यकीन कहता है कि देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर किसी ने लिखा है तो उसका मत है। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुर्जर सम्राट कह के उनको उनकी जयंती पर, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी कोई तुलना नहीं है कि उनके द्वारा कहे बातों को हम कंडम करें कि यह सही है कि गलत है। लेकिन हम तो अपनी विचार रख सकते हैं ना। तो मैं अपना विचार मेरा यह है कि जिसने भी किताब लिखी है वो अपने तरीके से लिखी है। आपने देखा होगा कि कई फिल्में ऐसी आई जो फिल्म चलती नहीं, उस पर एक कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है। अब पता चला कि कुछ लोग समाज में पैसा दे करके कुछ लोगों को सिनेमा हॉल पर प्रदर्शन कराया जाता है। वो प्रदर्शन से मीडिया में बहुत जो है कि पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ता है कि अरे भाई इसके खिलाफ है, देखिए क्या लिखा गया है। लेकिन जब फिल्म देखने जाइए तो टाटा फीस, उसमें कुछ है ही नहीं है दम दिलासा। तो इस तरीके की नैरेटिव चल रही है। उस नैरेटिव में हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी दृष्टिकोण है, सबका कलम है, सबका किताब है, और जो जैसी जाकी रही भावना जैसी, और हर मूरत देखी तीन तैसी। अब ठाकुर समाज से आते हैं, यूपी में ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कौन है? योगी जी? हम हैं। अरे भाई, हम क्यों किसी और को नेता माने भाई, हम खुद है नेता। लेकिन शिवपाल जी ने भी एक पॉडकास्ट में बोला है कि कहते पहले राजा भैया हुआ करते थे ठाकुरों के। भाई उनकी नजर में राजा भैया होंगे, हमारी नजर में हम खुद ही हैं। हमसे बड़ा कोई नहीं। आपकी रीच है सारे ठाकुरों की तक यूपी के? अरे हमारी जहां तक रीच है हम उतने बड़ा नेता है, और मुझसे क्या मतलब? यूपी में फिर क्यों नहीं पूरा क्या कहते असर डाल रहे हैं फिर आप? कौन? आप आने दीजिए चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपयोग करेंगे तो ले आएंगे सब ठाकुरों को पाले में पार्टी? निश्चित रूप से। आज आह्वान करें राजपूत, आधा चले आएंगे समाजवादी पार्टी में। तो आह्वान करने में क्या देरी है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। सर, आप संस्कृति मंत्री भी रहे हैं, आपके नेतृत्व में 2 बार सैफई महोत्सव भी हुआ। सैफई महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत निशाने पर रहती थी बीजेपी के या आलोचकों के। ऐसा क्या होता था सैफई महोत्सव में कि इतना आप लोगों को आलोचना सहनी पड़ी? देखिए, सरकार कोई भी हो, अच्छा काम करती है तो उसके आलोचक भी बहुत होते हैं। सैफई महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें जो बहुत सी ऐसी संस्कृतियां हमारी थी, लोकगीत थे। अब जैसे कि हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है जिसके हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, विशेषकर हिंदू, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके मरण तक, पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है, उसके बाद बड़ा होता है जनेऊ संस्कार होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं, शादी होता है तो शादी के गीत गाए जाते हैं। हर अवसर पर एक हमारी गायकी और एक संस्कृति की एक बहुत बड़ी
थाती है हमारे पास। लेकिन आधुनिकता के युग में हम सब उस थाती को विलुप्त करते जा रहे हैं। तो सैफई महोत्सव के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे उन विलुप्त हो रही जो संस्कृति है उनको हम सजो करके रखें, और उसके लिए सैफई महोत्सव में हम लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे। अब अंतिम दिन जब वो सैफई महोत्सव 5 दिन 7 दिन का चलता था, तो जब अंतिम दिन कार्यक्रम के खत्म होने के एक दिन पहले फ्रीलांसिंग हो जाती थी, तो उसमें कलाकार भी आते थे जो फ्रीलांसिंग गाना गाते थे, डांस भी करते थे, सब कुछ करते थे। फीस नहीं लगती थी उनकी? अब वो कोई कलाकार आएगा तो पैसा तो लेगा ही लेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। ये तो जनता के लिए है, जनता के मनोरंजन के लिए था, जो जनता अपना मनोरंजन करती थी। बड़ा आरोप लगता था कि बम्बई के कलाकार आ जाते थे, उसमें बहुत हैवी फीस जाती थी, बीजेपी ऐसा आरोप लगाती थी। कोई भी कलाकार आ सकता था उसमें, और जो कलाकार आएगा तो उसकी जो उचित फीस होगी वो तो दिया जाएगा। उसमें तो कोई है नहीं कि कोई क्यों आएगा आपके मंच पे बिना पैसे के। यूपी का चुनाव बहुत दूर नहीं, बिहार के बाद यूपी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, यूपी में तो भाजपा जा रही है, इसलिए जा रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने गरीब समाज के वोट के अधिकार पर डकैती डालने का काम किया है, और इससे गरीब समाज जागरूक हो गया है। और इन लोगों ने जो तरीका अपनाया, वो समय के राजा महाराजा भी जो है नहीं तरीका अपनाते थे कि गरीबों का शोषण कैसे कर दिया जाए, गरीबों को देश निकाला कैसे कर दिया जाए, गरीबों को उनके अधिकार से कैसे वंचित किया जाए। वो उस समय के राजा महाराजा और जितने देसी विदेशी ताकतें आई थी राज्य करने के लिए, वो भी नहीं करती थी। अब सवाल ये है कि गरीब समाज जिसके पास रहने को घर नहीं है, और जिस जमीन पे वो घर बनाया है वह जमीन सरकारी है, बंजर है, जिसकी खतौनी पर उसका नाम नहीं है, तो जब उस जमीन मकान के नीचे वाली जो जमीन है उस पर नाम नहीं है तो उसका घर कैसे होगा? कोई सहार तो है नहीं कि उसमें मकान नंबर पड़ गया है, पीला कार्ड मिल गया है। ये सब फार्मूला जो बिहार में लगा रहे हैं, तो बिहार का तो 4 गुना बड़ा है यूपी, तो आपको नहीं लगता है कि यही सब फार्मूला यूपी में लगाएंगे इतनी आसानी से? आप लोगों को छोड़ेंगे? जिस तरीके से वहां मुंह की खाई है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन, अगर बहुत बेहया नहीं होंगे तो फिर अन्य प्रदेशों में लागू करेंगे। हम SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, SIR के तरीके का विरोध कर रहे हैं। और SIR का तरीका जो बिहार में लागू हुआ, जो 11 विकल्प उन्होंने दिया था, एक भी विकल्प उसमें किसी गरीब के पास नहीं था। तो क्यों ऐसा किया? इसीलिए किया कि वो गरीब दे नहीं तो पाएगा। आपको अभी भी आप कह रहे हैं कि बहुत बेहयाई नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी से, आयोग से अभी आपको मोरालिटी की उम्मीद है? मोरालिटी तो नहीं है, लेकिन अगर जो है कि लाई देंगे, और लाने के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है, तो उसमें आधार को उन्होंने एक वाजिब डॉक्यूमेंट मान लिया है, तो इनका 75% तो मंसूबा खत्म हो गया है। अब बच गया 25%, और 25% वो BLO के जरिए से जो कुछ भी वो उस वोट कटवाने का काम करेंगे या अपने लोगों का जुड़वाने का काम करेंगे, उतना तो हम लोग के कार्यकर्ता संभाल लेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आप चंदौली से आते हैं, आपके अगल बगल से ही एक बहुत बड़े नेता हैं यूपी के, ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं जिधर रहता हूँ सरकार वहीं बनेगी, तो कैसे बना लेंगे? उनको लेना पड़ेगा ना आपको फिर तो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, और वो उसके बारे में जवाब देना ही जवाब की तौहीनी है। अरे वो तो बताते हैं, दबंगों के दबंग हैं, सारा गुंडा उनको सलाम करता है उनके दर पे आके, सबसे बड़ा गुंडा है वो, खुद बोलते हैं अपने मुंह से। हो सकता है। पीला गमछा, वो बताते हैं, मतलब दरोगा पे सलाम ठोकता है अगर पीला गमछा पहन के कोई चला जाए तो। आप कह रहे हैं जवाब ही तौहीन है।
आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। नहीं, काहे के लिए हम अंडर एस्टिमेट, वो अपने को ओवर एस्टिमेट करे तो मैं क्या करूं, मैं उनके लिए मैं उसका तो कोई इलाज कर नहीं सकता। आपके इलाके में तो अगल बगल जिलों में उनका वोट है ना, इसका उन्हीं के समाज का। वोट किसी का नहीं होता। वोट जनता कब क्या चाहती है, किस मुद्दे पर कन्वर्ट होती है, ये किसी को पता नहीं। चलिए धन्यवाद सर, क्या कहते हैं इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्ते।